तुमसे जबरदस्त गलती हुई है। तहजीब ने कहा, मैं मुखालिफत करती रही मगर तुमने मेरी बात पर कान न धरे। अब देखना तुम्हारा क्या हशर होगा। बट ने कहा, चीफ की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है, मगर हर काम के अपने उसूल होते हैं। प्रैक्टिस के बगैर तो कोई माहिर भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तहजीब ने भिन्न आकर कहा, कहाँ की प्रैक्टिस और किस चीज की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो बाद में की जाती है, पहला मरहला तो सीखने का होता है। जो शख्स किसी काम से वाकिफ ही ना हो वो प्रैक्टिस क्या खाक करेगा। बट ने कहा, यहाँ ना तो कोई भैंसा मैसर आएगा और ना ही बुल फाइटर, वरना मैं कोशिश करता कि चीफ को 2 दिन में बुल फाइटिंग सिखा ही दी जाए। मैं पलंग पर लेटा खामोशी से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। तहजीब और बर्ड कुर्सियों पर बैठे थे और जब से उन्होंने परसों होने वाले मुकाबले की खबर सुनी थी मुस्तकिल तबसरे किए जा रहे थे। तहजीब ने कहा, जो शख्स खुद अपने आप से दुश्मनी पर आमादा हो कोई और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है तशवीश में मुब्तला होने से हमें कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। मैं करवट बदल कर उठ बैठा। कहा, अब तुमने सही फैसला किया है। दरवाजे की तरफ से मरजाना की आवाज आई, मैं अंदर आ सकती हूँ? हम सब हैरान हो गए। मैंने कहा, आओ आओ, तुम तो यूं गायब हो गई थी जैसे। मरजाना ने हंसते हुए कहा, गधे के सर से सींग। और वो अंदर आ गई। बोली, मैं एक अहम काम के सिलसिले में बाहर चली गई थी, आज ही वापस आई हूँ। उसने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। बोली, मुबारक हो, अब तुम भी हम में शामिल हो गए हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, मगर तहजीब के चेहरे से नागवारी जाहिर होने लगी थी और वो कीनातोज नजरों से मरजाना को घूर रही थी। तहजीब के कुछ कहने से कबल ही मैं बोल पड़ा। अभी यहाँ ये बहस हो रही थी कि मैंने बिलफ्राजो से मुकाबले का फैसला करके गलती की है। मरजाना ने कहा, बज़ाहिर तो ये फैसला गलत ही मालूम होता है, लेकिन जब ये फैसला तुमने किया है और मोशे हावर्ड और मास्टर ली कॉन ने इस पर एतराज नहीं किया तो फिर ये दुरुस्त ही होगा। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, उन दोनों को अली के इस फैसले पर भला क्या एतराज हो सकता है? कोई नुकसान पहुंचा तो अली को पहुंचेगा, उन दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मरजाना ने मुस्कुराकर कहा, कैसे नहीं बिगड़ेगा मैडम एक्स? अली मास्टर ली क्वान के इकलौते शागिर्द हैं और मोशे हावर्ड के मुस्तकबिल की उम्मीदों का वाहिद मरकज। बट ने कहा, आप ये भूल रही हैं कि मैडम भी चीफ की इकलौती महबूबा हैं। तहजीब गुर्राई, होश में रहकर गुफ्तगू करो बट, बाज़ औक़ात तुम सारी हदें फलांग जाते हो। बट ने सहमे जाने की अदाकारी करते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ मैडम, तुम नाराज होती हो तो आइंदा मैं नहीं कहूंगा, मगर मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। तहजीब ने उसे झिड़क दिया, खामोश रहो। बर्ड मुंह बनाकर वाकई खामोश हो गया। मरजाना बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अली यार खान की महबूबा होने का शर्फ हासिल है। मालूम नहीं कितनी लड़कियां इस एजाज के लिए तरसती होंगी। तहजीब के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। बोली, हाँ ये शर्फ ही तो है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। मरजाना गड़बड़ा गई। बोली, मेरा मतलब था कि बर्ड ने जो कुछ कहा उस पर तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए था। मरजाना की बात सुनकर बर्ड खिल उठा। बोला, शुक्रिया, कोई तो मेरा तरफदार निकला। मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम कभी माहौल को संजीदा नहीं रहने देते बट। बट ने नागवारी से सर को झटका दिया। उसने कहा, बट का बोलना किसी को भी गवारा नहीं है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मरजाना बोली, अली को समझाने की बहुत कोशिश की गई थी मैडम एक्स, मगर ये इस मुकाबले पर मुसिर था। अगर हमारी जानिब से इस किस्म की कोई तहरीक होती तभी आप हमें इल्जाम देने में हक बजानिब होती। मैंने कहा, मरजाना ठीक कह रही है तहजीब, मैं मोशे हावर्ड का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी फरमाइश पर इस मुकाबले के इंतजामात कराने कबूल कर लिए। तहजीब ने चिढ़कर कहा, नताइज तो तुम भुगतोगे, किसी और की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? मैंने हंसकर कहा, किसी और की सेहत पर असर पड़े न पड़े, तुम्हारी सेहत तो मुतासिर होती नजर आ रही है। तहजीब बोली, मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी, अब इसके बाद तुम मुझसे अपनी मुखालफत में एक लफ्ज भी नहीं सुनोगे। मरजाना बोली, हैरत है, तुम्हारे मुखालफीन तुमसे किस कदर खौफजदा रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने साथी तुम्हारी सलाहियतों के बारे में जरा भी पुरएतमाद नजर नहीं आते। मैंने मरजाना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें तो मेरी सलाहियतों पर एतमाद है ना? मरजाना मुस्कुराई, बोली, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एतमाद जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, एतमाद की बुनियादों में उस मकाम से लर्जिश पैदा होना शुरू हो जाती है जहां से जज्बाती वाबस्तगी की इब्तिदा होती है। मेरे लहजे में बहुत खफीफ सी तलखी थी जिसे कोई महसूस न कर सका। मरजाना बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। मैंने कहा, इस बात को यूं समझो कि एक शख्स को अपने निशाने पर बहुत एतमाद है। वो किसी शख्स पर भी इस तरह फायर कर सकता है कि गोली उसके बालों को छूती हुई गुजर जाए, लेकिन अगर उस शख्स के सामने उसके बेटे को खड़ा कर दिया जाए तो वो शख्स अपना एतमाद खो बैठेगा। मरजाना ने सर हिलाकर कहा, मैं समझ गई, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे साथी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो तुम्हें इस मुकाबले से रोक रहे हैं। मैंने कहा, ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि मैं बुल फाइटिंग के मैदान में बिल्कुल ही कोरा हूँ, इसलिए वो और भी घबरा रहे हैं। मरजाना बोली, ये उलझन तो मुझे भी है कि तुमने किस बिना पर बिलफ्राजो को चैलेंज करने की हिम्मत की। मैंने मरजाना की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
और ली कुआन ने भी मुझे इसकी इजाजत दे दी। मरजाना बोली, तुम्हें शायद अंदाजा भी ना हो कि तुम कितने खुशकिस्मत आदमी हो। ली कुआन किसी को अपना फन सिखाने के लिए आमादा नहीं होता। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मुझे अपनी खुशकिस्मती का तुमसे ज्यादा अंदाजा है। बुल फाइटिंग का मुकाबला भी मैं अपनी खुशकिस्मती की वजह से ही जीतूंगा। मरजाना ने हैरत से मुझे देखा, बोली, तुम बात को गलत रंग में ले गए। अगर तुमने मुकाबला जीता तो जाहिर है अपनी सलाहियतों के बल पर जीतोगे। मेरा इशारा तो ली कुआन की तरफ था। मालूम नहीं उसने किस तरह तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया। मैंने कहा, हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसे पहली ही नजर में मुझसे मोहब्बत हो गई। मरजाना का मुंह हैरत से खुल गया। बोली, क्या बेतुकी हाँक रहे हो? मैंने कहा, जाहिर है उसने मेरा इंतखाब या तो कुछ सोच समझ कर किया होगा या फिर बगैर सोचे समझे किया होगा। दूसरी सूरत में यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई होगी। मरजाना बोली, तुम्हारी खुशकिस्मती ये थी कि तुम उसके मुकाबले पर नहीं आए, वरना यकीनन मारे जाते। मैंने कदर तलखी से कहा, वहां भी मेरी सलाहियतों ने मेरी रहनुमाई की थी मोहतरमा मरजाना। मैंने महसूस कर लिया था कि इस शख्स से मुकाबला करना मेरे हक में मुज़िर साबित हो सकता है। मरजाना ने हंस कर कहा, तुम कह रहे हो तो फिर यही दुरुस्त होगा। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने कहा, मैं वो शागिर्द हूँ मरजाना जिस पर ली कुआन को फख्र है, और मुझे भी ये कहने में फख्र महसूस होता है। हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे को समझा है, कम ही लोग समझते होंगे। मरजाना बोली, हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो किसी किसी से ही होती है। मैंने कहा, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है मरजाना, अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी हकीर सी चीज का नाम है। हमारे दरमियान जो मामला है वो उससे कहीं आगे का है। मेरे अलावा कोई और ली कुआन से उस तरह वाकिफ नहीं हो सकता जिस तरह मैं वाकिफ हूँ, और जितनी अच्छी तरह उसने मुझे समझा है दुनिया में कोई और समझ नहीं सकता। तहजीब ने कहा, क्या मैं भी नहीं? मैंने मुतासिफाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, नहीं, तुम भी नहीं। मैंने उसे अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, मगर वो मेरी सलाहियतों से और मेरी फितरत से पूरी तरह वाकिफ हो गया। यही मामला मेरा भी है। उसको पूरी तरह समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि उसे मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। ये उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बिलफ्राजो से बुल फाइटिंग का मुकाबला करूं। तहजीब ने पूछा, ये ख्वाहिश उसने कब जाहिर की थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी भी नहीं, बल्कि वो तो मुझे बाज रखने की कोशिश कर रहा था। मरजाना बोली, कैसी बातें कर रहे हो? ख्वाहिश भी उसकी थी और वही बाज रखने की कोशिश भी कर रहा था। मैंने कहा, यही तो अजीब बात है। उसकी ख्वाहिश पर उसके कहे बगैर मैं इस तरह अमल कर रहा हूँ जिस तरह उसने चाहा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे बाज रखने की कोशिश करे और मैं इसरार करूं। मरजाना बोली, तुम्हारी इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? ये तुम्हारा वाहिमा भी तो हो सकता है। मैंने कहा, वो मेरा उस्ताद है मरजाना, उसने मेरी तरबियत की है। ये तरबियत कितनी ही नामुकम्मल सही, वो मुझे अपनी आंखों से एक्शन में देखना चाहता है। बिलफ्राजो से मेरा मुकाबला हुआ तो वो उसकी तशफ़ी के लिए नाकाफी था। ली कुआन ने मुझे बाज ऐसे उसूल सिखाए हैं जिन्हें अमली मैदान में मुख्तलिफ तरीकों से बरूए कार लाया जा सकता है। जाहिर है बुल फाइटिंग से नावाकिफ शख्स कितना ही माहिर क्यों ना हो, बुल फाइटिंग नहीं कर सकता। लेकिन ली कुआन ने जो कुछ मुझे सिखाया है उसे अगर जहानत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मैं किसी शोबे में भी मार नहीं खा सकता। क्या इस सूरत हाल में उसकी ये ख्वाहिश गैर फितरी है? मरजाना बोली, गैर फितरी तो खैर नहीं है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उसकी यही ख्वाहिश रही हो? तुम उसके दिल में तो नहीं झांक कर देख सकते। मैंने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस हद तक उसे मैं समझ सकता हूँ कोई और नहीं समझ सकता, और ये मुकाबला बिल्कुल उसी अंदाज में होगा जिस तरह वो चाहता है। मरजाना बोली, वो क्या चाहता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये बात अभी नहीं बताई जा सकती, जो कुछ होगा अपनी आंखों से देख लेना। रेंडल के अलावा ग्राउंड में जजीरे के तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे। मखसूस अफराद के बैठने के लिए नशिस्तों का इंतजाम भी था। ग्राउंड के वस्त में चौबी बाड़ के जरिए बुल फाइटिंग के लिए अखाड़ा बना दिया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि रेंडल ने इतनी जल्दी में बुल फाइटिंग के लिए तरबियत याफ्ता भैंसे कहां से और किस तरह फराहम किए थे। इस कदर जल्द इंतजामात मुकम्मल कर लेना हैरान कुन था, मगर मैं जानता था कि उन लोगों के वसाइल गैर मामूली हैं, लिहाजा ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रिंग के अतराफ 5 कटहरे थे, जिनमें से हर एक में एक एक भैंसा नजर आ रहा था। कटहरे का दरवाजा खोलते ही भैंसे रिंग में दाखिल हो जाते। ली कुआन, तहजीब और बर्ड मेरे साथ ही बैठे थे, जबकि बिलफ्राजो हमसे अगली कतार में था। मुकाबलों की फिल्म बनाने के लिए 4 जदीद किस्म के टीवी कैमरों का इंतजाम भी किया गया था। हालांकि वहां जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब थे, मगर उन्हें काफी नहीं समझा गया था। तहजीब ने मेरे कान में सरगोशी की। बोली, अगर तुम इस वक्त मुकाबला करने से इनकार कर दो तो क्या होगा? ली कुआन ने जवाब दिया, बिलफ्राजो को फातेह करार दे दिया जाएगा। तहजीब की आंखें हैरत से फैल गईं। वो ये समझने से कासिर थी कि ली कुआन ने इतनी मध्यम आवाज किस तरह सुन ली। वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि ली कुआन इससे भी मध्यम आवाज, इससे भी ज्यादा फासले से सुन सकता है। ली कुआन ने मजीद कहा, तुम अली को इस मुकाबले से रोकने की कोशिश मत करो।
مجھے حیرت ہے تم اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتی کہ علی جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا تہذیب خوفزدہ ہے ماسٹر۔ لی کوان نے بے ساختہ کہا لیکن یہ تو بل فائٹنگ کے مقابلے میں حصہ نہیں لے رہی۔ میں نے کہا اگر تہذیب خود اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہوتی تو ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوتی، بلکہ اس صورت میں تو میں خوفزدہ ہوتا۔ لی کوان نے معنی خیز لہجے میں کہا اچھا میں سمجھ گیا، یہ بات ہے، لیکن اس کے خوفزدہ ہونے سے کوئی فائدہ تو ہونے سے رہا، لہٰذا اسے پرسکون رہنے کی تلقین کروں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا پرسکون تو میں خود بھی نہیں ہوں ماسٹر، میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں، یہ بھینس سے تو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لی کوان نے منہ بنا کر کہا فضول باتیں مت کرو، ان بے ضرر بھینسوں سے تو چڑیا کا بچہ بھی خوفزدہ نہیں ہو سکتا، تم تو پھر ماسٹر لی کوان کے شاگرد ہو۔ بٹ نے کہا اگر ان بھینسوں میں سے کسی ایک کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے مقابلے پر ماسٹر لی کوان کا شاگرد آ رہا ہے تو حملہ کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر لی کوان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لی کوان نے خوش ہو کر کہا تمہارا یہ ساتھی مجھے بہت پسند ہے، بہت زندہ دل ہے، آدمی کو ایسا ہی زندہ دل ہونا چاہیے۔ میں نے کان دبا لیا۔ بٹ نے واضح طور پر لی کوان کا مذاق اڑایا تھا، مگر وہ اسے اپنی تعریف سمجھ کر خوش ہو رہا تھا۔ 10 منٹ بعد مقابلہ شروع ہونے کا اعلان ہوا اور ایک شخص مائک میں ہاتھ لیے ہوئے اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اناؤنسر نے کہا خواتین و حضرات، آج موشے ہاورڈ کی طرف سے 3 گھنٹے کے لیے خصوصی تفریح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ بل فائٹنگ کی تاریخ کے اس عظیم ترین مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک طرف اسپین کے سابق قومی چیمپئن بل فرازو ہیں اور دوسری طرف عظیم ماسٹر لی کوان کے شاگرد علی یار خان ہیں۔ اپنے لیے عظیم کا لقب سن کر لی کوان نے فخریہ انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی۔ وہ ہمیشہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا تھا۔ اناؤنسر نے کہا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسٹر بل فرازو کی فنی مہارت کے بارے میں مختصراً کچھ بتا دوں۔ عام طور پر بل فائٹرز اپنے ساتھ ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں، لیکن مسٹر بل فرازو ماضی میں بغیر اسسٹنٹ کے بھی بل فائٹنگ کے مظاہرے کر چکے ہیں اور آج کے لیے بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے، وہ بغیر اسسٹنٹ کے بل فائٹنگ کا مظاہرہ کریں گے۔ چند افراد کے سوا سب نے یہ اعلان سن کر تالیاں بجائیں۔ اناؤنسر بولا اس کے علاوہ مقابلے کے اختتام پر بھینسے کو قتل کرنے کے لیے صرف 1.5 فٹ کی مختصر سی تلوار استعمال کریں گے۔ ایک بار پھر تالیاں بجیں اور بل فرازو کو اکھاڑے میں آنے کی دعوت دی گئی۔ بل فرازو بڑے پروقار انداز میں اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اس کے پہلو میں 1.5 فٹ کی تلوار لٹک رہی تھی جو نیام میں تھی۔ اکھاڑے کے وسط میں پہنچ کر وہ رکا اور باری باری ہر طرف حاضرین کے سامنے سرخم کیا۔ لی کوان نے حقارت سے کہا یہ شخص کچھ بھی نہیں جانتا، یہ تو ٹھیک سے اداکاری بھی نہیں کر سکتا۔ بل فرازو نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ مقابلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور کٹہرے کے پاس موجود ایک شخص نے کٹہرے کا دروازہ کھول دیا۔ بھینسا کٹہرے سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بل فرازو نے سرخ کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سرخ رومال دیکھتے ہی بھینسے کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا اور اس نے وحشیانہ انداز میں بل فرازو کی سمت دوڑ لگا دی۔ بل فرازو ذرا سا آگے کی طرف جھکا کھڑا تھا۔ جیسے ہی بھینسا اس کے نزدیک پہنچا وہ نہ صرف ذرا سا ایک طرف ہٹا بلکہ اس نے سرخ کپڑا لہرا کر بھینسے کا رخ بھی تبدیل کر دیا۔ بھینسا اپنی جھونک میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر بھینسے نے بمشکل تمام خود کو روکا اور ایک بار پھر اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ پلٹ گیا۔ وہ بل فائٹنگ کے لیے خاص طور پر تربیت یافتہ بھینسا تھا اور سرخ رنگ دیکھ کر بری طرح مشتعل ہو گیا تھا۔ اس بار اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بل فرازو نے پہلے ہی کی طرح اس بار بھی بھینسے کو ڈاج دے دیا، مگر اس بار بہت سے تماشائیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بل فرازو نے خود کو تو خیر بچا لیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود سرخ رنگ کے کپڑے کا کچھ حصہ بھینسے کی سینگوں کی زد میں آ کر پھٹ گیا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی بل فرازو کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی تھی۔ لی کوان نے تبصرہ کیا بل فائٹنگ کاہلوں کا کھیل ہے اور میں نے اپنی پوری زندگی میں بل فرازو سے زیادہ سست آدمی نہیں دیکھا۔ بل فرازو اور بھینسے کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ بل فرازو واقعی مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بھینسے کو تو خیر شروع سے ہی بل فائٹر کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بل فائٹر پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت تک صرف اپنا دفاع کرے گا۔ عام مقابلوں میں تو کسی بھی خطرناک لمحے بیرونی مداخلت کے ذریعے بل فائٹر کی جان بچا لی جاتی ہے، مگر اس مخصوص قسم میں بل فائٹر اور بھینسا ایک دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل فائٹنگ کی یہ قسم عام نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بل فائٹنگ کے لیے مخصوص وقت ختم ہونے سے قبل ہی بل فرازو پر تھکن کے آثار غالب نظر آنے لگے، لیکن تھکن کے باعث اسے کوئی خطرہ اس لیے لاحق نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ بھینسا بھی تھک گیا تھا۔ بل فرازو کی نسبت بھینسے کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ بل فرازو کا انداز بے انتہا خطرناک تھا۔ وہ جان بوجھ کر بھینسے کو بالکل آخری وقت میں ڈاج دیتا اور اس کا یہ انداز کسی بھی لمحے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ تہذیب کے ساتھ ساتھ برڈ بھی یہی دعا کر رہا ہوگا کہ بل فرازو بھینسے کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔
ताकि मैं इस खतरनाक खेल में मुलव्विस होने से बच सकूं। फिर घंटी बज गई। ये इस बात का इशारा था कि अब अगर बिलफ्राजो चाहे तो भैंसे को हलाक कर सकता है। तलवार के जरिए भैंसे को हलाक करना भी एक मुश्किल मरहला होता है। भैंसा तो सुर्ख कपड़े पर झपटता है और इस आखिरी मरहले में बुल फाइटर के लिए न सिर्फ भैंसे को डॉज देने का मरहला दरपेश होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसे तलवार से भैंसे पर कारी ज़रब भी लगाना पड़ती है। तेज रफ्तार भैंसे की गर्दन पर कारी ज़रब लगाना बहुत मुश्किल होता है। तलवार अगर भैंसे की गर्दन की बजाय उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर लगे तो उसे बुल फाइटर के अनाड़ीपन पर महमूल किया जाता है, उसके पॉइंट कम हो जाते हैं। घंटी बजते ही बिलफ्राजो ने तलवार न्याम से निकाल ली। तलवार उसने सीधे हाथ में पकड़ी थी, जबकि सुर्ख कपड़ा उसने उल्टे हाथ में पकड़ लिया था। इस बार उसने कपड़ा अपने जिस्म से फासले पर रखा। उसका बायां हाथ पूरी तरह बाहरी तरफ फैला हुआ था। तलवार न्याम से निकालने का मतलब था कि अब उसने भैंसे को हलाक करने का इरादा कर लिया है। वो अगर खेल को तूल देना चाहता तो तलवार को बेनियाम न करता। तलवार न्याम से निकालने का मतलब ये था कि अब अगर वो किसी भी वजह से भैंसे पर वार न कर पाता तो भी उसके पॉइंट जाया होते रहते। भैंसे के दौड़ने से धूल उड़ रही थी। तहजीब और बर्ड सांस रोके मुकाबले का ये आखिरी मरहला देख रहे थे। उनकी दुआएं कबूल होने का अब यही इम्कान रह गया था कि बिलफ्राजो भैंसे पर फैसला कुन वार करने में नाकाम हो जाए। बसूरत दीगर तहजीब और बर्ड के ख्याल में मेरी शिकस्त के इम्कानात रोशन हो जाते। जैसे ही भैंसा बिलफ्राजो के करीब आया, बिलफ्राजो ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला। उसका दायां हाथ फजा में बुलंद हुआ और फिर हम सब ने उसे भैंसे की गर्दन पर वो खूबसूरत वार करते देखा। चमकती हुई तेज धार तलवार भैंसे की गर्दन काटती हुई गुजर गई। भैंसे की कटी हुई गर्दन से खून का एक फव्वारा उबला और सर धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरा और सरबुरिदा भैंसा अपनी रफ्तार के बायस कुछ दूर तक यूं ही दौड़ता चला गया और फिर जमी बोस हो गया। बिलफ्राजो ने दोनों हाथ बुलंद करके अपनी फतह का ऐलान किया और तालियों की गूंज में अखाड़े से बाहर निकल आया। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, बिलफ्राजो वाकई बुल फाइटिंग का माहिर है। इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया।